नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं राजनीति। देश की सियासत में एटम बम, हाइड्रोजन बम की एंट्री हो गई है। आप युद्ध के वक्त अक्सर ऐसे शब्द सुनते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में इन बमों का क्या काम है? क्यों राहुल गांधी कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, विस्फोटक जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिहार चुनाव के पहले करते हैं, और वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो ताजा मामला क्या है वो जान लीजिए। दरअसल ताजा मामला ये बता देता है कि उसके बाद में बम पॉलिटिक्स को डिकोड भी हम करेंगे। एक दिन पहले राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि वो अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, और जब हाइड्रोजन बम आ जाएगा तब सारा का सारा इस जो हाल है वो साफ हो जाएगा। यानी सीधे वो केंद्र सरकार चुनाव आयोग की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन हाइड्रोजन बम फोड़े उससे पहले ही उन्होंने इशारा कर दिया कि सियासी बम में होने वाला आखिर क्या है। वो दरअसल दावा ये करते हैं, जिस तरह से लगातार ये बात कही गई, दावा ये किया जाता है कि बीजेपी के लोग अब डर गए हैं, बीजेपी के लोग डर गए हैं, आने वाला है हाइड्रोजन बम, सारा का सारा अब साफ हो जाएगा हाल। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहले ही राहुल गांधी की तरफ से दिया जाता रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे की तरह एक तरह से उनका नारा फैलता हुआ नजर आता है। आइए अब ये भी जान लीजिए कि किस तरह से कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का हवा खड़ा किया था, तो उसमें आखिर निकला क्या। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावों के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी की गई, फर्जी वोटर जोड़े गए, उनके नाम जोड़े गए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप राहुल गांधी ने लगाया। वहीं बीजेपी के पक्ष में ईसी के काम करने का भी आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, बल्कि वोट चोरी संविधान के साथ में बड़ा धोखा है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन अब आपको ये भी बताते चले, जो बड़े आरोप हैं राहुल के एटम बम में क्या था। फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया। एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में फर्जीवाड़े की बात उनकी तरफ से कही गई। बीजेपी के पक्ष में ईसी काम करता है चुनाव आयोग, ये तो वो लगातार कहते ही रहे हैं। वो तस्वीर भी हमने देखी थी। वोट चोरी संविधान के साथ में बड़ा धोखा है, ये भी आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। वोटर लिस्ट में बड़े फर्जीवाड़े की बात, फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने की बात, इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से उनका जो प्रहार है, एक बार फिर से वही वो करते हुए नजर आए। लेकिन अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है। आप भी सुनिए राहुल गांधी आखिर एग्जैक्टली शब्दशः क्या कह रहे हैं, जिस पर सियासी बवाल मच चुका है। सुनिए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी राहुल गांधी ने इसी तरह से एक बड़े बम फोड़ने की बात कही थी। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें फिर बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। एसआईआर को लेकर ये था। लेकिन इसके बाद में राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर पलटवार किया है बीजेपी की तरफ से। क्या कहा जा रहा है वो भी सुनिए। राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं।
तो कर्नाटक इलेक्शन को लेकर जो बड़े खुलासे राहुल गांधी ने किए थे, बीजेपी उसे फुस्सी बम बता रही है। अब हालांकि हाइड्रोजन बम कैसा रहने वाला है ये कहा नहीं जा सकता। राहुल के बम की पड़ताल में पता ये चलता है कि ये शुद्ध चुनावी है, सियासी है। पहले एटम बम की बात होती है, फिर हाइड्रोजन बम की बात होती है, यानी कि जो बम राहुल गांधी अब विस्फोट करने वाले हैं वो पहले वाले से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसा असली वाला हाइड्रोजन बम होता है, एटम बम से और भी ज्यादा खतरनाक। अब थोड़ा असली वाला एटम बम और हाइड्रोजन बम को भी जान लीजिए। पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूँ। पहली तस्वीर में एटम बम है तो दूसरी तस्वीर में हाइड्रोजन बम की तस्वीर है। तबाही वाले एटम बम का इस्तेमाल पहले हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो और भी ज्यादा विध्वंसक होता है वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। वो इतना खतरनाक है कि इसका इस्तेमाल करने पर पूरी दुनिया की तबाही निश्चित है, ऐसा दावा किया जाता है। और इसी तरह का अब दावा राहुल गांधी सियासी मायनों में कर रहे हैं जब वो रायबरेली पहुंचते हैं और इस दौरान उनकी तरफ से बड़ी बातें कही की जाती हैं। तो बम की तस्वीर तो आपने देख ली। अब आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि भाई ये दोनों जो बम की बात होती है तो उसमें ज्यादा खतरनाक कौन सा है, खतरनाक कौन है, या फिर ये दोनों में कोई फर्क है भी या नहीं है, कौन कितना ज्यादा घातक है। आइए ये भी जरा समझ लेते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि एटम बम न्यूक्लियर फिशन यानी कि एक परमाणु के दो हिस्सों में टूटने से एक तरह से बनता है। एटम बम कभी हाइड्रोजन बम नहीं होता, जबकि हर हाइड्रोजन बम एक एटम बम जरूर होता है। आखिर कौन सा बम कितना दमदार है, जरा इस बात को आप समझ लीजिए। हाइड्रोजन बम की बात की जाए, मेरे सीधे हाथ की तरफ हाइड्रोजन बम है, बाएं हाथ की तरफ एटम बम है। अब आप इसको समझिए कि कौन कितना ज्यादा घातक है। अब तक हालांकि हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एटम बम यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो इसमें ट्यूटेरियम, ट्रिटिरियम का इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये समझिए कि एटम बम का इस्तेमाल हिरोशिमा नागासाकी में किया जा चुका है इसके पहले एक बार। और हम लगातार देखते हैं कि इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें यही की जाती हैं, लेकिन अब ये हाइड्रोजन और एटम बम का जो इस्तेमाल है मौखिक तौर पर, वो राजनीति में ज़रूर बड़े स्तर पर होते हुए नज़र आता है। कुल मिलाकर ये ज़रूर तस्वीर बनती हुई नज़र आती है। हालांकि राहुल गांधी किस मायने में बात ये कह रहे हैं, ये ज़रूर समझने वाली बात है। आखिर कौन कितना खतरनाक है, कौन कितना दमदार है, ये तो आपने देख ली। बम की तस्वीरें आप देख चुके हैं। आपके जहन में बार बार यही बात रही कि आखिर कौन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। एटम बम का पहली बार अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया, जिसमें जापान के 2 शहर तबाह हो गए। और आपको ये भी समझना चाहिए 6 अगस्त 1945 पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा में 1,40,000 लोग मारे गए थे। वहीं 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम जिसका इस्तेमाल जापान के नागासाकी पर हुआ, नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम बम का इस्तेमाल कब हुआ। और अब तो असली बम और सियासी बम के विस्फोट की धमक का अंदाजा लगाना जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम की बात की वो पिछले वाले एटम बम से ज्यादा बड़ा होगा। ये दावा राहुल गांधी का है। कह रहे हैं सब कुछ साफ हो जाएगा। अब सवाल बार बार यही है कि कहीं पिछले बम की तरह इसे भी एनडीए आंकड़ों के सहारे डिफ्यूज ना कर दे। और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के हसीन सपनों की। उन्होंने पहले तो वोट चोरी का मामला उठाया और उसे नेपाल के आंदोलन से जोड़ दिया। दावा किया कि अगर चुनाव में फर्जीवाड़ा होता है तो नेपाल वाली हालत भारत में भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे।
हालांकि एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि जब ये वोट चोरी से नहीं जीते तो रिवॉल्वर लगाकर जीते। वहीं कुंदर के चुनाव में डीएम कमिश्नर को निर्देश दिए गए थे। रामपुर में चुनाव छीन लिया गया था। मीरापुर अयोध्या में एक मंत्री का आदमी पकड़ा गया था। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट चोरी कहीं ना हो। वोट की डकैती होती तो आसपास के देशों की तरह जनता सड़क पर दिखाई देती। ये बात भी अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। सीधे सीधे निशाना साधा गया है। और आइए अब आपको राहुल गांधी से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर दिशा यानी कि जिला विकास समन्वय समिति की बैठक थी। ये मीटिंग राहुल गांधी की अध्यक्षता में की जा रही थी और इसके सदस्य थे यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। और इस पूरी मीटिंग का जो आप ये हाल और तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ में कई लोग मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट सभागार रायबरेली में यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पे मौजूद थे रायबरेली के सांसद जो खुद राहुल गांधी हैं और इस दौरान यहाँ पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी थे। अब जैसे ही बैठक की शुरुआत होती है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई वो समिति के अध्यक्ष हैं, इसीलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। जिस पर मंत्री दिनेश प्रताप भड़क गए और कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ पर आपकी बात क्यों मानूं, और मैं इसके लिए कोई बाध्य नहीं हूँ। बस इसके बाद में क्या होता है वो आप टीवी स्क्रीन पे देखते चलिए। इस पूरी घटना के बाद में दोनों में तीखी बहस शुरू होती है और ये जो वीडियो है ये हम सभी के सामने। एक बार जरा आप इसे देखिए और सुनिए किस तरह से नोकझोंक हुई इस मीटिंग के दौरान। तो ये मीटिंग एक अलग तरह की तस्वीर जरूर पेश करती हुई नजर आई। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है, वोटर अधिकार यात्रा यहां पर निकाली गई महागठबंधन की तरफ से। लेकिन इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने पर मचे बवाल के बाद में बिहार कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो के बाद में बिहार में सियासी पारा हाई हो चुका है। बिहार में राजनीतिक ड्रामा नए स्तर पर पहुंच गया है। गाली कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब एआई वीडियो को लेकर सियासत का तांडव शुरू हो गया। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तुमने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? इस वीडियो को बिहार कांग्रेस ने जारी किया और दावा किया 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार। वीडियो के कैप्शन में लिखा है साहब के सपनों में आई मां, और फिर दोनों के बीच संवाद शुरू हो जाता है। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तुमने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की
कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? बीजेपी ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक बताया और कांग्रेस पर राजनीति के स्तर को गिराने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी की मां एआई करके जिस ढंग से मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है, ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड। अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ अगर एआई में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है, उसको कहूं तो कैसा लगेगा? वो तो सच है। ये मरी हुई माँ जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है? इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और मैं पूछूंगा राहुल गांधी जी, क्या जवाब है इसका कि आज के बिहार प्रदेश के ऑफिशियल ट्वीट से इसको ट्वीट किया गया है? पूछूंगा सोनिया गांधी जी, क्या जवाब है आपका? किसी की भी माताजी का या परिजनों का इस तरह का फेक बना करके प्रसारित करना भी एक कानूनी अपराध है। यही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने सीधे कांग्रेस पर मोदी सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि ये डिजिटल जहर है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने वीडियो को डिफेंड करने में जुटी है। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माता जी के प्रति हुआ हो तो। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माता जी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनके लिए क्यों आप? नेहरू जी को स्वर्गवासी हुए कितने साल हो गए? वो नहीं देखते, वो तो अपमान करते हैं नेहरू जी का। हम तो सम्मान में जो एक माता पिता का कर्तव्य है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने ये किया, फिर भी नहीं मानते। कहानी को यहीं मत रुकने दीजिए। ये पूछिए कि जर्सी गाय किसने कहा था, ये पूछिए भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन बोल रहा था, ये पूछिए कि कांग्रेस की विधवा कौन बोल रहा था, ये पूछिए कि न जाने कितनी चीज पूछे। विमर्श में जो जहर घोला जा रहा है वो सारे दलों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन आजकल बिलो द बेल्ट बोल करके लोग सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, उन सीढ़ियों को बंद करिए। बिल्कुल अपमान नहीं है। अगर उनकी आत्मा अगर जीवित होती, अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बात सही हो जाती, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था अपने जीवन काल में कि किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। नोटबंदी से लेकर और जिस तरह से उनके पैर धोने का ढोंग जो उस समय किया गया और उसको फिल्माया गया और सारे देश में दिखाया गया, जैसे लगता था कि वही एक उनकी माता हैं और किसी हम लोग जो हैं हम लोग की माता नहीं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन एक बहस आम हो गई है कि क्या तकनीक चुनावी लड़ाई का नया हथियार बन गई है। अगर ऐसा है तो डिजिटल हथियारों की इस जंग में जनता की जागरूकता और सख्त कानून ही भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। मेरे पैर धोने का रील बनवाया। इसके साथ ही जानकारों का मानना है कि चुनावी मैदान में अब सच झूठ की लड़ाई और भी तीव्र होने वाली है। फिर से बिहार में नौटंकी करने ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। के नाम पर कितना गिरोगे?
और अब बिहार की सियासत की एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान अपने कुछ समर्थकों के साथ में लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर डट गए। वहां पर बाकायदा ढोल लेकर पहुंचे, मुनादी करने के लिए पहुंचे, महागठबंधन में एंट्री करवाने की अपील के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी बिहार में AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहती है और AIMIM की तरफ से महागठबंधन में शामिल होने के लिए पहले कई बार कोशिश की, लेकिन महागठबंधन ने नकार दिया। समीकरण का पोल तो AIMIM के ये बिहार के अध्यक्ष थे जो बाकायदा यहाँ पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लेकर पहुंचे और बार बार यही कह रहे हैं कि भाई गेट खोलिए, महागठबंधन का भी और अपने घर का भी। लेकिन बीजेपी की बी टीम हमेशा से AIMIM को कहा जाता है, खासतौर से बिहार में, और AIMIM इसी टैग को हटाना चाहती है और तोहमत आरजेडी पर मढ़ना चाहती है। इसीलिए इस प्रदर्शन के तरीके को पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माही समीकरण का पोल।